कैंसर के पेशेंट्स में अगर एनल फिशर हो जाए, अगर ब्लड कैंसर हो जाए पेशेंट को, साथ एनल फिशर हो गया है, तो क्या इसका इलाज होगा, किस तरह इसका इलाज किया जाता है, और अगर इस पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, पेशेंट को पहले ब्लड कैंसर है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। हमारे एक पेशेंट्स हैं जो कि ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, उन्हें CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, और ये ब्लड कैंसर होता है। तो उस वजह से थोड़ा एक दफ़ा पहले उनको एक हड्डी भी टूटी उनकी, और भी मसाइल हुए जिसकी वजह से उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ी। मेडिसिन यूजुअली फिशर करती हैं, तो ऐसे उनको फिर फिशर हो गया। अब फिशर इस कंडीशन का हो गया है, काफ़ी दायमी हो गया हुआ है, एक्यूट की बजाय क्रॉनिक हो गया, उसमें स्किन टैग बन गया है। उन्होंने हमसे रब्ता किया है। अब वो हमसे पूछना चाह रहे थे कि क्या मेरे लिए सर्जरी पॉसिबल है, अगर सर्जरी पॉसिबल है तो मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए। तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाएं, और उन पेशेंट्स के लिए भी या बाकी पेशेंट्स भी जो काफ़ी डर रहे होते हैं, और खुदा न खास्ता अगर उनको कैंसर भी होता है तो ऐसे पेशेंट्स में क्या एहतियात करनी चाहिए, और क्या इन पेशेंट्स में पॉसिबल है कि एनल फिशर का ऑपरेट अगर ज़रूरी हो तो करवाया जाए। सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो आपके साथ शेयर करते रहें। एनल फिशर एक कट है, पखाने जगह के मुंह के ऊपर एक कट सा होता है। या तो ये एक्यूट होता है या फिर ये क्रॉनिक होता है। एक्यूट केसेस में क्या होता है, इसमें भी मौका नहीं बना होता। एक्यूट केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर होम रेमेडीज से या फिर मिनिमल मेडिसिन, कम से कम मेडिसिन यूज़ करने से ये ठीक हो जाते हैं। 70 to 80% केसेस में ये ठीक हो जाते हैं। अगर ये इससे मैयर से ठीक नहीं होते तो 2 महीने की मैक्सिमम मेडिसिन यूज़ करने से, होम रेमेडीज यूज़ करने से अगर ठीक नहीं होते तो फिर ये क्रॉनिक एनल फिशर बन जाता है। ऐसे केसेस में फिर ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फिर ये मेडिकल से या फिर होम रेमेडीज से ठीक हो सके। अब हमारे पेशेंट ने जिसने रब्ता किया उनको कैंसर भी है और उनको एनल फिशर भी है। एनल फिशर पे बहुत कोशिश कर चुके हैं कि वो एनल फिशर होम रेमेडीज से ठीक नहीं हो रहा। एनल फिशर जो है तमाम मेयर्स वो कर चुके हैं। होता इसी तरह ही है कि ठीक होने के करीब होता है, उसके बाद इस तरह होता है कि थोड़ा सा भी सख्त पखाना आता है, तो ये साइकिल फिर चलता रहता है। उससे ये होता है कि फिशर दोबारा होता है, जब फिशर दोबारा होता है तो पट्टे टाइट हो जाते हैं, फिर नॉर्मल पखाना भी ऐसे लगता है जैसे सख्त होकर गुजर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में अब इसका आंसर यही है कि अगर ऑपरेशन ज़रूरी है तो ज़रूरी करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट अब उसके बगैर अब बहुत तकलीफ़ में होते हैं अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो, और होम रेमेडीज से भी ठीक नहीं हो रहे, घरेलू टोटकों से भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर ऑपरेशन तो ज़रूरी है, वो तो फिर अब करवाना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करवाना कैसे, उसकी थोड़ी सी आपने केयर करनी है। ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मना नहीं है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी हो तो फिर करवाना है। अब एहतियातें क्या करनी हैं ये अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये ब्लड कैंसर है तो ब्लड जो हीमाटोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं, तो ब्लड के कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के जो होते हैं, हीमाटोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, सब स्पेशलिटी है डॉक्टरों की। तो उनसे क्योंकि आप पहले ही राब्ते में होते हैं, तो हम अपने मरीज़ों से यही एक एडवाइस करते हैं उनको कि आप अपने हीमाटोलॉजिस्ट से एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी लेकर आएँ। आप उनसे पहले रब्ता करेंगे, क्योंकि आप उनके अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो आपको असेस करेंगे। इफ़ यू आर मेडिकली फिट तो फिर आप ऑपरेशन का एक इरादा करेंगे। आपके हीमाटोलॉजिस्ट क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि क्योंकि आपको ब्लड कैंसर है तो इसमें बाज़ दफ़ा प्लेटलेट्स जो होते हैं, खून को जमाने वाला जो होता है, खून अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको रोकने के लिए इनका रोल होता है। प्लेटलेट्स खून के खुलिए होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल से डिफरेंट होते हैं, तो प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। उनकी मिकदार 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब होती है, तो इनकी मिकदार कम हो सकती है। अगर इनकी कमी होती है तो फिर हम ऑपरेशन से पहले हमें ये प्लेटलेट्स अलहदा बने हुए मिलते हैं, वो हमें लगाने पड़ते हैं। दूसरा फिर ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो सफ़ेद खून के
जो खुलिये होते हैं वो इन्फेक्शन को शो करते हैं, तो उनकी मिकदार भी देखी जाती है। तो आपका हेमाटोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों को देख के आपका ये होगा कि एक मेडिकल फिटनेस देगा कि आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। फिर आपको ये भी बताएगा कि आप किस रिस्क में आते हैं ऑपरेशन करवाने में, क्या क्या आपको मुश्किलात हो सकती हैं आपकी बीमारी के रिलेटेड। अगर आपके प्लेटलेट्स कम होंगे तो आपको प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन पहले कर सकते हैं, वो एडवाइस करेंगे, वो की जाती है। और इसी तरह अगर आप कैंसर की, ब्लड कैंसर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स होते हैं और इमैप्टिनिब के नाम से होती है, ये आपके हेमाटोलॉजिस्ट आपके मेडिसिन आप दे रहे होते हैं, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका हेमाटोलॉजिस्ट आपके इसके अगर तो डोज एडजस्ट करनी होगी, मिकदार कम करनी है या कुछ अरसे के लिए रोकनी है, तो ये आपका हेमाटोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में एडवाइस करेगा। फिर ऐसे केसेस में जिनमें ब्लड कैंसर होता है, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा हो सकती है जो कि इन्फेक्शन को शो करती है, तो ऐसे केसेस में फिर हमें प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। मतलब ऑपरेशन करने से पहले एक कोर्स एंटीबायोटिक का कराया जा सकता है, जो कि इन्फेक्शन, जो क्योंकि ऑपरेशन होता है छोटा सा कट लगता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो पहले भी पेशेंट को ब्लड कैंसर है उसमें फिर ये एहतियात की जाती है कि प्रोफिलैक्टिक यानी कि ऑपरेशन से पहले ये एक कोर्स करा लिया जाता है एंटीबायोटिक्स का, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर अब आपने अपने हेमाटोलॉजिस्ट से रब्ता कर लिया, उससे सारा डिस्कस कर लिया, वो सर्टिफिकेट लेकर आप सर्जन के पास चले गए, उसमें आपके अब ये होगा कि प्लेटलेट्स की कमी है तो आप प्लेटलेट्स भी लेके आते हैं या उसकी ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, और मेडिसिन जो आपकी कैंसर वाली मेडिसिन उसकी भी एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि एंटीबायोटिक होते हैं तो उसका भी कोर्स आप अपने सर्जन के साथ मिल के, जैसे आपके हेमाटोलॉजिस्ट ने आपको बताया होता है, वो भी किया जाता है। लास्ट में फिर अब आप ऑपरेशन के लिए आ गए। ऑपरेशन के लिए अब दो चीज़ें हैं, ऑपरेशन किस बेहोशी में करें। अब इसमें ये होता है कि कम से कम बेहोश किया जाता है, हालांकि बेहोशी किस में की जा सकती है, फुल बेहोशी में भी किया जा सकता है, जनरल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। ये ऑपरेशन रीजनल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, जिसमें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसमें आधा धड़ सुन हो जाता है, और फिर ये है कि सैडल ब्लॉक में भी किया जाता है, सिर्फ पखाने वाली जगह इसमें सिर्फ सुन होती है। तो इसमें फिर अप्रोच यही होती है कि मिनिमल इफेक्ट हो जो बेहोशी वाली मेडिसिन होती हैं जिस्म के ऊपर। वो कैसे होगा कि अब जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट पहले भी ब्लड कैंसर का पेशेंट है। तो दूसरा फिर ये होता है कि हम इसमें ये होता है कि आधा धड़ भी सुन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सैडल ब्लॉक ये होता है कि जैसे आप घोड़े पर बैठते हैं तो उसके ऊपर एक जीन रखी जाती है, उसे सैडल बोलते हैं, इसलिए इसको सैडल ब्लॉक बोलते हैं कि घोड़े पर बैठे बैठे जो एरिया आपका बॉडी का टच हो रहा है तो वो एरिया सिर्फ सुन होता है, ये इसे सैडल बोलते हैं, सैडल ब्लॉक बोलते हैं। तो इसमें सैडल ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती हैं, तो इसी एरिया में ही सुन करके लोकल एनेस्थीसिया से भी ये किया जा सकता है। अब ये तो हो गई बेहोशी का सुन करने का ये तरीका हो गया। अब इसको ऑपरेशन वो भी आपने मिनिमम अप्रोच रखनी है, मिनिमल अप्रोच हो। वो कैसे होगी, आपने मतलब छोटा सा कट हो, जितना रिक्वायर्ड हो। तो पखाने जगह के अगर ये फिशर बना हो तो बिल्कुल इस साइड पे अंदर की तरफ करके LIS करते हैं। फिशरेक्टमी भी करनी है, अगर फिशर को भी थोड़ा सा है उसको भी क्यूरेट करना है या हटाना है, वो भी मिनिमम आपने डैमेज करना है। इसके अलावा अगर तो स्किन टैग बना हुआ है तो वो भी बड़ा कट नहीं लगाना है। ये तीनों एहतियातें करनी है। LIS करना है तो छोटा कट जितना ज़रूरत है। अगर फिशरेक्टमी करनी है, फिशर वाली जगह बहुत ही मोटी सी हो गई है, गिल्टी सी बन गई है, उस वाली जगह को भी थोड़ा सा आपने बस वो जितना ज़रूरी हो कटना है। इसके साथ अगर मौका बन गया है, 6 o'clock पे बन गया है या 12 o'clock पे बन गया है, वो भी निकालना है, वो भी मिनिमम कट लगा के उस एरिया को निकालना है। ये बड़ी एहतियात से प्रोसीजर 1-2 मिनट का ये होता है, और लेकिन ये है कि इसमें ये एहतियात लाजमी करनी है। लेकिन ये ऑपरेशन अगर ज़रूरी हो तो इसको डिले ना करें, क्योंकि इससे आप तंग होते रहेंगे। बेहतर है अगर इसका हल ऑपरेशन है, पहले मैयर उसी तरह ही करनी है। वो बहुत सारे पेशेंट जो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, ये भी होम रेमेडीज और एहतियातों से, घर के घरेलू टोटकों से ये ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जैसे नॉर्मल पेशेंट्स लिंगर ऑन कर जाते हैं, उनमें लंबा प्रोसेस चल पड़ता है, इनमें भी ऐसे होता है। फिर तकलीफ तो होती है, दर्द भी वैसे ही होता है, जलन चुभन भी वैसे होती है, ये भी उसी तरह फैलता रहता है। तो इसमें फिर ये एहतियातें करनी है जो हमने आप लोगों को बताई हैं। फाइनल एडवाइस यही है कि अपने हेमाटोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे, सर्जन से आप पहले डिसीजन ले लेंगे कि ऑपरेशन ज़रूरी है,
अगर तो ऑपरेशन ज़रूरी है तो फिर अपने हेमाटोलॉजिस्ट से, अपने ब्लड कैंसर वाले जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे रब्ता करेंगे, उनसे आप मेडिकल फिटनेस लेंगे और अब आपको 2-3 सूरतें या तो आपकी कैंसर वाली मेडिसिन की डोज एडजस्ट करेंगे, या फिर अगर आप तो प्लेटलेट्स कम हैं तो प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। अगर तो इसमें इन्फेक्शन है, WBCs बढ़े हुए हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक इन पेशेंट्स में पहले दे दी जाती है, नॉर्मल फिशर वाले पेशेंट्स में नहीं दी जाती, ये दे दी जाती है। फिर आप सर्जन के पास आ जाएंगे, सर्जन आपको फिर ये एहतियात करेंगे, आपको कम से कम बेहोशी देनी है और फिर ये एहतियात करेंगे कि कम से कम कट लगाना है ताकि ब्लीडिंग के चांसेस कम हों, और हीलिंग फिर ये है कि जितना कट छोटा होगा उतनी हीलिंग बढ़ेगी। ये थी हमारी वीडियो। हमने सोचा, हमारे पेशेंट्स ने हमसे पूछा है कि क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, तो हमने सोचा कि बाकी पेशेंट्स भी, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, हर नौयत के पेशेंट्स होते हैं, अगर इस नौयत वाले पेशेंट्स हैं तो ये एहतियातें तो मस्ट हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन में, या जब भी आप चैनल ओपन करेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, आपको हमारी वीडियो सामने नज़र आएंगी और आप कोई वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।